प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको हम इस मानचित्र के माध्यम से और भारत में चाय के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में और अध्ययन करवाएंगे कि किस प्रकार और कहाँ चाय का उत्पादन होता है और चाय के लिए कौन कौन सी भौगोलिक आवश्यकताएं होती हैं और क्षेत्र कौन कौन से। तो प्यारे विद्यार्थियों, कि चाय एक पेय पदार्थ है और एक पेय ऐसा पदार्थ है जिसको हम रोज़ाना दिन में कई कई बार इस्तेमाल करते हैं ताकि फुर्सत के पल हों, चाहे थकान हो, चाय का इस्तेमाल किया जाता रहता है। तो चाय एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है। स्फूर्ति मिलती है इससे, स्फूर्तिदायक। इसमें टैनिक अम्ल होता है, टैनिक अम्ल होता है। और ये शुरुआत में जो चाय है वो यांगत्से-कियांग घाटी में और उत्पादित हुआ था और बाद में ये भारत आया था। वर्तमान में जो चाय है उसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और निर्यात की दृष्टि से द्वितीय माना जाता है, क्योंकि चाय की घरेलू खपत बढ़ गई है। पहले भारत का निर्यात में भी प्रथम स्थान था। चाय का उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात तीनों पर भारतीय मानसून जलवायु का प्रभाव पड़ता है और चाय एक रोपड़ प्रकार की फसल के रूप में और जानी जाती है। ये जो पौधा है वो एक बार लगा देने के बाद लगभग 10-15 वर्ष तक चलता रहता है, 10 से 15 वर्ष तक, और इससे चाय की पत्तियां तोड़ते रहते हैं। तो चाय उत्पादन के संदर्भ में हम देखें तो इसकी भौगोलिक दशाओं में तापमान को देखें तो तापमान उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि जलवायु को देखें तो उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में ये पौधा उत्पन्न हो सकता है। और पाला और ठंडी जलवायु चाय के लिए हानिकारक है, यानी पाला रहित दिन होने चाहिए, पाला रहित, और अधिक ठंड नहीं होना चाहिए। वर्षा को देखें तो वर्षा, और ये वर्षा उच्च वर्षा आवश्यक है, उच्च वर्षा आवश्यक है इसके लिए। और लेकिन जल एकत्रित नहीं होना चाहिए, जल एकत्रित होने पर और ये पौधे की जो जड़ें हैं और उनको गला सकता है। इसलिए इससे चाय के बागान प्राय सीढ़ीदार खेतों में, पठारी ढालों पर इस प्रकार से और पैदा किए जाते हैं। चाय ढाल युक्त पदार्थ जो एरिया हैं उन पर पैदा की जाती है, इसीलिए कि चाय को और ढलवा भूमि पर और पानी उनकी जड़ों में और अधिक समय तक रुक नहीं पाता है। और लेकिन सिंचाई यहाँ पर ढलवा युक्त क्षेत्र इसलिए हो नहीं पाती है, इसलिए वर्षा को ध्यान में रख कर ये इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो तय किए जाते हैं। और चाय के लिए प्रातःकालीन जो कोहरा है, मॉर्निंग फॉग, वो काफ़ी लाभकारी रहता है, मॉर्निंग फॉग लाभकारी रहता है। भूमि को देखें तो चाय के लिए समतल भूमि की आवश्यकता नहीं, बल्कि ढलवा भूमि होनी चाहिए, ढलवा भूमि, ताकि पानी आते ही और एकदम तुरंत फिसल जाए या नीचे की तरफ बह जाए। तो इस प्रकार जल एकत्रित नहीं होना चाहिए। और लगभग 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर और इस प्रकार के पौधे अथवा इस प्रकार के बागान और पैदा किए जाते हैं। वर्तमान में रासायनिक खाद का उपयोग भी इसमें होने लगा है। मानवीय श्रम को देखें तो ज़्यादातर इसमें महिलाएं ही काम करती हैं और वर्ष में लगभग 3 बार इनकी पत्तियों को तोड़ा जा सकता है, 3 बार पत्तियां तोड़ सकते हैं। और
इस प्रकार ये और सस्ते श्रमिकों के रूप में महिलाएं प्राय काम करती हैं। चाय की जो किस्में हैं वो 5 प्रमुख हैं। वो हैं काली चाय, हरी चाय, ये चीन में ज़्यादा मिलती है, इसको सेंचा भी बोलते हैं, सेंचा। गट्टी चाय, ब्रिक चाय यानी कि गट्टी चाय, और जो डंठल से बनती है ओलंग चाय, ये हरी और काली को मिलाकर बनाते हैं। और एक है पराग्वे चाय, ये ब्राज़ील और पराग्वे देशों में और पैदा की जाती है। इस प्रकार चाय 5 किस्में होती हैं चाय की। और चाय के उत्पादन को यदि हम देखें तो चाय का जो उत्पादन है वो प्रति वर्ष या प्रति दशक बढ़ ही रहा है। हम कुछ आंकड़े देख सकते हैं कि चाय का जो उत्पादन है 1950-51 में और 3 लाख और हेक्टेयर पर होता था, और धीरे धीरे ये बढ़ कर के और 2003-4 के आंकड़े हैं कि उनमें 50 लाख हेक्टेयर पर और चाय का उत्पादन हो गया। यानी धीरे धीरे उत्पादन क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, 3 लाख हेक्टेयर से और 50 लाख हेक्टेयर पर, और ये उत्पादक क्षेत्र पहुंच गए। दूसरी तरफ हम उत्पादन को देखते हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन यानी कि किलोग्राम, प्रोडक्टिविटी क्या है। तो प्रोडक्टिविटी तय करती है कि उस किसान की स्थिति कैसी है, और साथ में ये तय होता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है खेतों में, उसकी देख रेख कैसी की जा रही है, कौन सी किस्म के बीज डाले जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि 1960-61 में और 971 प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी। 1950 के आसपास देख लें तो हम कलर भी चेंज कर लेते हैं इसमें कि 1950 के आसपास और 970 और ये किलोग्राम होती थी। और अब यानी 2003-4 के आंकड़ों को देखें तो लगभग 1660 किलोग्राम हो रही है। तो लगभग 2 गुना और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो इस प्रकार न केवल क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है बल्कि प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई है। तो प्रोडक्टिविटी में जब बढ़ोतरी होगी तो निश्चित रूप से टोटल जो प्रोडक्शन होगा उसमें भी भारी मात्रा में और वृद्धि होगी। चाय के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसा कि इस मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि 2 चीज़ों को इसमें दिखाया गया है, चाय और कहवा। तो आप चाय को देखेंगे तो चाय जो ये डार्क जो आपके शेडिंग है उससे दिखाई गई है। जैसे ये जो क्षेत्र है वो पूरा ही और चाय उत्पादन वाला क्षेत्र है। और यहाँ नीलगिरी पहाड़ी में देख रहे होगे कि कॉफ़ी और चाय दोनों दिखा रहे हैं, लेकिन जो ये निचला जो क्षेत्र है वो चाय का क्षेत्र है। तो इस प्रकार यहाँ और कुछ मात्रा में इन उत्तरी क्षेत्रों में भी चाय का उत्पादन होता है। तो सामान्यतः सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन है वो असम में सर्वाधिक होता है, कि जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि लगभग 450 और 1000 टन असम में उत्पादित होता है। तो दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। देखो पश्चिम बंगाल ये है ना, यहाँ दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी एरिया है, और पश्चिम बंगाल का जो उत्पादन है वो लगभग 190,000 टन है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का लगभग 100 और 1000 टन है, यानी कि 100,000 टन 1 लाख टन। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो उत्पादक क्षेत्र है वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसमें, और जो उत्पादक क्षेत्र है वो असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का एक तराई क्षेत्र हो सकता है, और ये बिहार का उत्तराई क्षेत्र हो सकता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हिमाचल, उत्तराखंड, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हम देख रहे हैं हिमाचल और उत्तराखंड। इसके बाद दक्षिण में हम देखेंगे तो दक्षिण में तमिलनाडु और केरल, ये तमिलनाडु, टीएम और केरल। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण उत्पादक स्टेट्स हैं चाय के। अब हम स्टेट वाइज इनको देखें, अध्ययन करें तो देखिए आप असम में जो मुख्यतः चाय का उत्पादन होता है, असम जो है वो भारत की लगभग 50% से अधिक, 50 से 55% और चाय का उत्पादन करता है। तो असम में जो मुख्यतः ज़िले हैं
वो ब्रह्मपुत्र और सुरमा नदी की घाटी के क्षेत्र में है। और यहाँ पर शिवसागर, कछार, लखीमपुर, दरांग, कामरूप, गोलपाड़ा, सिलचर मुख्य उत्पादक जिले हैं असम में। तो असम से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में हम देखेंगे कि जो ये उत्तर का जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग ने का आपने नाम सुना होगा। दार्जिलिंग चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य जिला है जलपाईगुड़ी। ये उत्तरवर्ती ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के, जो कि सिक्किम और असम और मेघालय की बाउंड्री के क्षेत्र पर हैं। तो यहाँ पर कूच बिहार, पुरुलिया अन्य उत्पादक ज़िले हैं। और यहाँ ये चूँकि आपको मैंने पहले ही बताया था लगे कि चाय जो है वो पठारी क्षेत्रों पर या उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के ढलानों पर पे उत्पन्न की जाती है। तो चूँकि पश्चिम बंगाल का जो निचला जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, और ऊपर का जो क्षेत्र है वो पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है। ये दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार ये वाला जिले वाला जो क्षेत्र है, इसलिए पश्चिम बंगाल में जो चाय है वो उत्तरवर्ती ज़िलों में होती है। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में ये नीलगिरी, अनायमुड़ी, पालनी हिल्स का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः चाय का उत्पादन केंद्र है। और यहाँ पर जो चाय है वो यूरोपीय देशों को निर्यात कर दी जाती है। और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी और इसके अतिरिक्त अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं, वो चाय के उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ जिलों की बात करें तो मदुरई, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, मदुरई और कन्याकुमारी और कोयम्बटूर ये मुख्य उत्पादक ज़िले हैं। केरल की हम बात करें तो आप ये देखिए इस मानचित्र में, केरल इस ढंग से इधर की तरफ है। और केरल में जो महत्वपूर्ण जो हैं वो त्रिवेंद्रम, त्रिचूर और पालघाट, यहाँ पर ये ज़िले हैं। कोझिकोड और मलाबार, वायनाड, पलक्कड़ ये प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं। हालांकि ये 4 जो राज्य हैं, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, मुख्य उत्पादक राज्य हैं। लेकिन इन सब के अतिरिक्त भी चाय के अन्य उत्पादक केंद्र भी हैं, जिनमें कर्नाटक में कुर्ग, शिमोगा, मैसूर। कुर्ग महत्वपूर्ण जिला है, कुर्ग और शिमोगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश में और आपको देखने को मिलेगा कि कांगड़ा और मंडी 2 महत्वपूर्ण ज़िले हैं, कांगड़ा और मंडी। इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड है, आप उत्तराखंड में देखें, उत्तराखंड और यहाँ पर जो देहरादून और अल्मोड़ा ये महत्वपूर्ण उत्पादक जिले। झारखंड में हजारीबाग, रांची, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, आप ये रत्नागिरी देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं विभिन्न राज्यों की। हालांकि चाय का उत्पादन शुरुआत से ही हो रहा है, लेकिन शुरुआत में चाय का निर्यात भी बहुत होता था और भारत प्रथम स्थान पर था। लेकिन अब धीरे धीरे चाय की घरेलू खपत जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाने से और चाय का निर्यात में भारत का प्रथम स्थान नहीं रह पाया है, क्योंकि घरेलू खपत बहुत अधिक बढ़ रही है। लेकिन चाय का भारत भारी मात्रा में निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त हम ये देखेंगे कि चाय दुनिया में जो क्वालिटी है वो भारत की जो क्वालिटियाँ हैं या किस्में हैं वो महत्वपूर्ण उनका नाम है, और दुनिया भर में भारत की चाय को पसंद किया जाता है। और यहाँ
चाय का शुरुआत में चाय से जो प्राप्त जो आय थी उसका राष्ट्रीय आय में एक महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन धीरे धीरे और चाय की घरेलू खपत बढ़ने की वजह से और अब निर्यात कम होता है और भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, हालांकि अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनसे ही कर लेता है। और भारत में कुछ किस्में ऐसी हैं जो दुनिया भर में और पसंद की जाती हैं। तो आज चाय के इस उत्पादन और फसल संबंधी वीडियो में हमने आज जो चाय के उत्पादन और भौगोलिक दशाएं, उत्पादन क्षेत्र, उसकी किस्में आदि के बारे में जानकारी की। अगले वीडियो में हम एक नई फसल के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।